नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप इस कहानी को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ठाणे जिले का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। कल्याण, उत्तर और दक्षिण को जाने वाली सभी रेलगाड़ियां यहाँ होकर आती जाती हैं। कल्याण का एक उपनगर है विट्ठलवाड़ी, जिसके परिसर में दुर्गा का मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट है के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन लुक के परिवार के साथ रहता था। जगदीश अंबरनाथ की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी एक शौक हसीना और महत्वाकांक्षी युवती वैशाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश सालुंखे ने अपने भाई का घर छोड़ दिया और उसी सोसाइटी में किराए का एक फ्लैट लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। जगदीश सालुंखे और वैशाली की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि जगदीश की मौत हो गई। 6 मार्च 2019 की रात के लगभग 11 बजे वैशाली ने वहीं पास के रहने वाले जगदीश सालुंखे के मामा नंदलाल सौदा को फोन किया। वह घबराई हुई लग रही थी। फोन नई बहू वैशाली ने किया था। फोन सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए। वैशाली उनसे मदद मांगते हुए कह रही थी कि मामा जी, यहाँ घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। चोर ने जगदीश को मार दिया। प्लीज मामा जी, आप जल्दी घर आ जाएं। यह सारी बातें वैशाली ने रोते हुए एक ही सांस में नंदलाल को बता दी थी। नंदलाल ने वैशाली को धीरज बंधाते हुए कहा कि वह तुरंत उसके घर पहुंच रहे हैं। जगदीश के घर के पास ही उसका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुंखे रहता था। नंदलाल ने यह जानकारी कांचन को भी दे दिया। वह भी अपने मामा के साथ तत्काल घटना स्थल पहुंच गया। थोड़ी सी देर में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ जगदीश सालुंखे की जान पहचान वाले और नाते रिश्तेदारों की भीड़ एकत्र हो गई। उनकी नज़र घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि जगदीश सालुंखे बेड पर पड़ा था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जगदीश सालुंखे की पत्नी वैशाली पति के शरीर से लिपट कर रो रही थी। जगदीश सालुंखे के घर पहुंचकर उसके भाई कांचन सालुंखे और मामा नंदलाल सौदा ने पड़ोसियों की मदद से वैशाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑटो की मदद से पास ही गुलाब राव पाटिल के दवाखाने लेकर गए, जहां से उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया। इस पर वे जगदीश सालुंखे को डॉक्टर भुजबल के अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां के डॉक्टरों ने जगदीश सालुंखे की स्थिति देखकर उसे रुक्मिणी बाई अस्पताल रेफर कर दिया। वहां के डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही साथ अस्पताल की ओर से इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी गई। जिला अस्पताल से सूचना मिलते ही थाना कोलसेवाड़ी में रात्रि ड्यूटी पर मौजूद एस तड़ी 2 कांस्टेबल के साथ जिला अस्पताल पहुंच गई। इसकी जानकारी उन्होंने सीनियर पीआई साहू राजेश साल्वे को दे दी। अस्पताल पहुंचकर वह सभी मृत के परिवार से पूछताछ कर रहे थे कि उसी समय थाने के डीसीपी संजय शिंदे, एसीपी पवार सीनियर, पीआई साहू राजेश साल्वे, पीआई मधुकर भोंगे, एपीआई सुनीता राजपूत, एसआई नलावडे, हेड कांस्टेबल हनुमंत सिरके के साथ अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों से बात करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरसरी निगाह से मृतक जगदीश सालुंखे के शव का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के चले जाने के बाद सीनियर पीआई साहू राजेश साल्वे ने अस्पताल की सारी औपचारिक पूरी कर जगदीश सालुंखे का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद वे सीधे घटना स्थल पर गए। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वह थाने लौट गए। थाने लौटकर जब उन्होंने अपने सहायकों के साथ इस मामले पर गंभीरता से विचार किया
तो उन्हें चोरी और जगदीश सालुंखे की हत्या की कड़ियों में कई पेंच नजर आए। मामला वैसा नहीं था जैसा बताया जा रहा था। मामले की तह में जाने के लिए जगदीश सालुंखे की पत्नी वैशाली का बयान जरूरी था, लेकिन उस समय वैशाली बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसीलिए सीनियर पीआई साहू राजे ने पूछताछ करने के लिए वैशाली को दूसरे दिन थाने बुलाया और मामले की तफ्तीश पीआई मधुकर भोंगे और एपीआई सुनीता राजपूत को सौंप दिया। वैशाली ने अपने बयान में बताया कि घर में साग सब्जी नहीं थी। उसने पति जगदीश सालुंखे को फोन पर इस बात की जानकारी दी, लेकिन वह काम से लौटते समय खाली हाथ आ गए। इस पर वह सीधे बाजार चली गई। बाजार से लौटकर जब वह घर आई तो घर की स्थिति देखकर उसके होश उड़ गए। भागकर जब वह पति जगदीश के पास पहुंची तो वो बेहोश पड़े थे। यह देखकर बुरी तरह से डर गई। उसकी शादी के सारे जेवर चोरी हो गए। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने पति के मामा नंदलाल सौदा को फोन कर सारी जानकारी दे दी। हालांकि पुलिस ने वैशाली सालुंखे के बयान पर धारा 174 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक वैशाली पर गया। वह सीधे सीधे पुलिस के रडार पर आ गई। जगदीश सालुंखे के परिवार वालों ने उसकी मौत को गहरी साजिश बताया था। परिवार वालों के बयान के अनुसार वैशाली जगदीश के साथ हुई अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी से पहले वह 2 बार जगदीश सालुंखे से शादी करने के लिए मना कर चुकी थी। यह शादी उसे उसके घर वालों के भारी दबाव के कारण करनी पड़ी थी। पुलिस टीम ने जैसे इन सब बातों की सच्चाई जानने के लिए वैशाली से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में वह कुछ इस तरह से फंसी कि उसने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। 23 वर्षीय जगदीश सालुंखे सुंदर स्वस्थ युवक था। वह मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रावेर का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुंखे सीधे साधे व्यक्ति थे। गांव में उनकी थोड़ी बहुत कष्टकारी थी। इसके अलावा रावेर में उनकी हेयर कटिंग की दुकान भी थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ 2 बेटे थे। कांचन सालुंखे की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी के साथ कल्याण के उपनगर कोल सेवाड़ी में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश सालुंखे पढ़ाई कर रहा था। गोकुल सालुंखे अपनी काम और दुकान से परिवार की गाड़ी पूरी जिम्मेदारी से चला रहे थे। जगदीश को लेकर माता पिता का सपना था कि उसका छोटा बेटा उसके साथ रहकर घर की पूरी जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश का मन गांव में नहीं लगा तो उसने शहर की राह पकड़ ली। शहर आकर वह अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे और भाभी के साथ रहने लगा। जल्दी उसे अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से नौकरी मिल गई। जगदीश सालुंखे जब नौकरी करने लगा तो परिवार वाले उसकी शादी की सोचने लगे। गोकुल सालुंखे ने जब बेटे की शादी की बात अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के बीच चलाई तो जगदीश के लिए मलाड के रहने वाले ठाकरे परिवार की वैशाली ठाकरे का रिश्ता आया। 22 वर्षीय वैशाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में एक भाई सतीश ठाकरे और माँ थी। घर की पूरी जिम्मेदारी सतीश ठाकरे के कंधों पर थी, इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वैशाली जितनी सुंदर थी उतनी ही वह चंचल और हंसमुख भी थी। जगदीश सालुंखे को वह पहली नज़र में भा गई। वैशाली के घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। ऊपर से उसका पुराना पारिवारिक रिश्ता भी निकल आया। इसीलिए ठाकरे परिवार वैशाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता था। जगदीश सालुंखे और वैशाली के देखा सुनी के बाद दोनों परिवार और उसके नाते रिश्तेदारों ने मिलकर वैशाली और जगदीश सालुंखे की सगाई कर दी और साथ ही शादी की तारीख भी तय हो गई। आज के ज़माने में लोग सगाई को आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं। लड़का और लड़की दोनों बातचीत के साथ साथ मिलने जुलने और घूमने फिरने लगते हैं। ऐसा ही कुछ वैशाली और जगदीश सालुंखे के साथ भी हुआ था।
वैशाली और जगदीश सालुंखे भी एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने लगे थे। उनका यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा। जगदीश सालुंखे वैशाली से शादी तय होने से खुश था। दूसरी तरफ आधुनिक विचारों वाली वैशाली 6 महीने में ही जगदीश सालुंखे से बोर हो गई थी। वैशाली को एक सीधा साधा नहीं, हीरो मॉडल जैसा स्मार्ट पति चाहिए था, जो इसके इशारों पर चले और इसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। शादी के 20 दिन पहले वैशाली ने जगदीश सालुंखे को फोन कर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और बुझे मन से कहा कि वह उसके साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में नहीं बंधना चाहती, क्योंकि दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर दोनों की शादी हो गई तो वह खुश नहीं रह पाएगी। इससे अच्छा है कि वह शादी से इनकार कर दे। वैशाली ठाकरे की इस बात से जगदीश सालुंखे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वजह यह कि उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। सारे नाते रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भेज दिए गए थे। शादी ने जब यह बात वैशाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर उसकी शादी जबरन की गई तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी। तब उसका क्या अंजाम होगा वह सोच ले। वैशाली की इस धमकी से जगदीश सालुंखे बुरी तरह डर गया। उसने वैशाली की सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दी। इस बात की खबर जब वैशाली के घर वालों को लगी तो वे भी सकते में आ गए। उन्होंने वैशाली को आड़े हाथों लिया। अपने परिवार के दबाव में वैशाली ने अपनी गलती मानी और जगदीश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जगदीश सालुंखे के परिवार वालों को वैशाली की बातों पर यकीन नहीं था। वह वैशाली के परिवार वालों की विनती पर शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भविष्य में वैशाली ने कोई गलत कदम उठाया तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अलग से गारंटी और माफी पत्र लिखवाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद वह शादी की तैयारी में जुट गए। घर परिवार वालों के दबाव में आकर आखिर वैशाली जगदीश सालुंखे से शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके मन में जगदीश सालुंखे को लेकर असमंजस की स्थिति थी। जगदीश सालुंखे को वह पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यही कारण था कि वह अपनी शादी के लिए टालम टोल कर रही थी। शादी के सप्ताह भर पहले वैशाली ने जगदीश सालुंखे को एक होटल में बुलाया और वहीं पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि वह इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहती। उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। कोर्स करके पहले अपना कैरियर बनाएगी, फिर शादी विवाह के बारे में सोचेगी। तब तक के लिए वह शादी की तारीख को आगे बढ़वाकर जब कैरियर बन जाएगा तो शादी तो कभी भी कर सकते हैं। इस बार जगदीश सालुंखे ने वैशाली को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सख्त लहजे में कहा, यह बात तुम अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती? मुझसे यह सब नहीं होगा। इतना कहकर जगदीश सालुंखे गुस्से से वहां से उठकर चला गया। जगदीश सालुंखे के इस रवैये से वैशाली जल भुन गई थी। इस समस्या के निपटने के लिए अब उसे ही कुछ करना था। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। घर जाने के बाद वह सारी रात अपनी समस्या को लेकर सोचती रही, करवटें बदलती रही और सुबह तक उसने समस्या का जो हल निकाला वह काफी ही खतरनाक था। दूसरी ओर दोनों परिवार वैशाली और जगदीश सालुंखे की शादी को लेकर उत्साहित थे। वैशाली की शादी हो रही थी, इस बात को लेकर उसकी सहेलियां और दोस्तों में खुशी की लहर थी। वह सब वैशाली से शादी को बैचलर पार्टी की मांग कर रहे थे, जिसे वैशाली आजकल कहकर टाल रही थी। वैशाली ने शादी के 2-4 दिन पहले अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी और इससे खास तौर पर जगदीश को भी बुलाया था। वैशाली ने बुलाने पर जगदीश पार्टी में आया तो जरूर था, पर उसने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। घर लौटते समय वैशाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाना का टिफिन तैयार किया और उसे घर पहुंचकर खाने के लिए कह दिया, लेकिन जगदीश ने टिफिन का खाना नहीं खाया। घर जाने के बाद उसने टिफिन खोला तो उसमें से एक अजीब सी गंध आई, जिसकी वजह से जगदीश ने खाना फेंक दिया। इस खाने में वैशाली ने बड़ी चालाकी से जहर डाला था
अंततः 29 दिसंबर 2018 को बड़ी धूमधाम से वैशाली ठाकरे और जगदीश सालुंखे की शादी हो गई। शादी के बाद वे दोनों घूमने के लिए हिल स्टेशन चले गए। इस शादी जगदीश सालुंखे तो बहुत खुश था और वैशाली के सारे गिले शिकवे भूल गया था। लेकिन वैशाली शादी से खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने सिर्फ एक समझौता किया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वैशाली के व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा था। वह बात बात पर जगदीश और उसके परिवार वालों से लड़ाई करने लगी थी। इससे तंग आकर जगदीश सालुंखे के परिवार वालों ने उसे कहीं अलग रहने की सलाह दी। अंततः जगदीश उसी परिसर में किराए का एक फ्लैट लेकर वैशाली के साथ रहने लगा। वैशाली यही चाहती थी कि कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो। नए घर में आने के बाद वह पूरी तरह से आज़ाद हो गई। वह सारा सारा दिन मोबाइल फोन से चिपकी रहती। जगदीश जब इस पर एतराज करता तो वह उससे उलझ जाती। बात आगे ना बढ़े इसके लिए जगदीश सालुंखे खुद ही चुप हो रहा जाता था। लोग शादी के बाद अपने दाम्पत्य जीवन की गाड़ी हंसी खुशी के साथ चलाते हैं, लेकिन जिस दाम्पत्य जीवन की नींव रेत पर खड़ी हो वह भला कितने दिनों तक चल सकता है। और यही जगदीश सालुंखे के साथ भी हुआ। शादी तो को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि अपनी आज़ादी के लिए वैशाली सालुंखे ने जो रास्ता चुना वह सीधा जेल में जाकर खुलता था। घटना के दिन वैशाली काफ़ी खुश थी। उसने काम से लौटकर आए जगदीश सालुंखे से प्यार भरी बातों और अपनी योजना के अनुसार उसके खाने में चूहे मारने की दवा मिला दिया। खाना खाने के बाद जगदीश जब सोने के लिए अपने बेड पर गया तो उसका मन व्याकुल होने लगा। इससे पहले कि वह उठकर बाथरूम में जाता, वैशाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोट दिया। वैशाली को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि पति मर गया है, तब उसने नाटक करते हुए जगदीश के मामा नंदलाल सौदा को फोन कर दिया। वैशाली के परिवार वालों और पुलिस को गुमराह करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। शादी से आज़ादी पाने के चक्कर में वह एक ऐसी खाई में जा गिरी जहां से उसका निकलना संभव नहीं था। पीआई मधुकर भोंगे और उनकी टीम ने वैशाली सालुंखे से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उसे धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक वैशाली सालुंखे जेल में थी। पीआई मधुकर भोंगे और उनकी टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि मामला सिर्फ पति के नापसंद होने का था या फिर हकीकत कुछ और ही थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की कहानियों में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।